और समझना कि इस पृथ्वी पर वर्ण का जन्म कैसे है। क्या वर्ण का जन्म समझना कि जब मनुष्य आदिवासी था, जब मनुष्य क्या था, आदिवासी था, तो आदिवासी मनुष्य था, उस समय जंगलों में मतलब बड़े बड़े जानवर से बचाव के लिए वह हड्डियों और मरा हुआ जानवर को हड्डी को इस ढंग से ढाल लेते थे उससे बचने के लिए कि वार करते थे उस पर, और उसी से किसी तरह अपना अथी करते थे। वही बता रहे हैं कि उस समय जब जैसे किसी वस्तु या किसी जगह पर अगर उस हड्डी के द्वारा जो आदिवासी मारता था तो ऐसा चित्र बन जाता था। कैसा? ऐसा चित्र बन जाता था। फिर जिस ढंग से बनता था कभी ऐसा बन जाता था। यही यार जो है ना बनने की प्रक्रिया जब विकसित होने लगा साइंस के द्वारा, तभी इस सब पर ज्यादातर मतलब खोज होते हुए अब हिंदी वर्ण का जन्म हो गया, यानी ब्राह्मणी लिपि से हो गया। इस तरह वर्ण की उत्पत्ति हुआ कि जब ब्राह्मणी लिपि को दो भाग में बांटा दिया है, जिसमें क्या उत्तरी ब्राह्मणी और दक्षिणी ब्राह्मणी। और हम लोग किस ब्राह्मणी लिपि के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी। हाँ, दक्षिणी आते हैं, यानी मराठी हुआ, देवनागरी हुआ, इसके अंतर्गत आते हैं। इसी में देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। तो देवनागरी लिपि में जैसे हम जैसे क लिखते हैं तो ऐसा नहीं छोड़ते हैं, इस पर जो इस सिरा बांध देते हैं। ये कथन किसका? ये देवनागरी लिपि का कथन है कि अगर आप किसी भी वर्ण का लिखावट करते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या देना होगा? सिरा बंद। अगर हम जैसे ये लिखें तो ये क्या? ये सिर्फ वर्ण है, लेकिन इस पर कुछ नहीं है, तो ये कैसा लिपि होगा? वर्णात्मक। कैसा होगा? वर्णात्मक। तो यही पर जो हम अपना इस वर्ण को पूरा करने के लिए ये देते हैं हमेशा। इसी को इस रेखा जो देते हैं, इस रेखा का क्या नाम है? सिरा बंद। ये हम लोग नहीं देते, मतलब सिरा बंद जो है ना देवनागरी लिपि में पहले जो बताया वही बोल दिया कि आपको इस तरह लिखना। अब कहीं कहीं तुम लोग जानता होगा, जैसे लिखता है क्या? गंगा। जैसे क्या लिखता है? गंगा। तो तुम लोग ये अनुस्वर का वैल्यू भी देवनागरी लिपि में है। तुम नहीं बोल सकता ये अनुस्वर का, बहुत स्टूडेंट्स के मुंह सुनते क्या अनुस्वर का मतलब क्या होता? मुंह होता या नो होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इस अनुस्वर का वैल्यू होता है जस्ट जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर होता है उसके आगे वाला वर्ण के हमेशा पांचवा वर्ण लेते हैं। को वर्ग का हमेशा कौन वर्ण लेते हैं? पांचवा वर्ण। वही इस अनुस्वर का आंसर निकलता है। अगर पूछ दे कि गंगा में ये अनुस्वर, ये जो अनुस्वर है, यह अनुस्वर किस वर्ण को सूचित करता है? किस वर्ण को सूचित करता है? किस वर्ण को सूचित करता है? तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन का देना। ये नंबर में ऑप्शन है पहला मो, बी नंबर में ऑप्शन है न, और सी नंबर में है अंग, और डी नंबर में है नोन। तो क्या होगा आंसर? आंसर जल्दी बताओ। आंसर में ऐसा बिल्कुल राइट है। ना नो होगा ना मो होगा, आंसर क्या होगा? अंगो होगा। ये क्या है? अंगो होगा। आप कैसे? तो वही समझना। देखो इसमें बोला क्या, अगर कोई भी शब्द बहुत होता है कि अनुस्वर का वही मात्रा होता है। इसका हम डिप पहले क्लास दे चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे आ गया तो अब इस पर टनी डिप कर रहे हैं। मतलब जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर होता है उसके अगला वर्ण देखते हैं। कौन वर्ण? अगला। ये किस पर है? ग पर है। ग पर अनुस्वर है तो देखो ग के अगला वाला वर्ण कौन सी? गवेल है। अगर ग है तो यह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? वर्ग बताए ना, 5 वर्ग उच्चारण वाला सब, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ये जो ग किस वर्ग का किस वर्ग का वर्ण है? ये क वर्ग का ना, क वर्ग लिखते हैं। क वर्ग बोलने का मतलब 5 वर्ग। क वर्ग का वर्ग है ना, को खो लिखते हैं तो ग आता है। इसी क वर्ग का 5वां वर्ण होगा इसका आंसर क्या होगा? 5वां वर्ण। ये अनुस्वर का वैल्यू क्या आ जाएगा तब? अंगो। ये मान रूप से हम लोग जो गंगा पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा? अंगा होगा। अनुस्वर यानी अंगों को उच्चारण होना चाहिए। यही जो शुद्धिकरण कर दिया यही देवनागरी लिपि में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? गो अंगो ओ आका गंगा। ये हुआ मेरा शुद्ध। ये इस रूप में रहे या इस रूप में। एक बार की बात है कि खैर अभी उतना नहीं डिप करते हैं, तो इस समझ ना रहा है। अब तुम पर कोई भी लिख, अगर मान लो जैसे कुंदन लिए, क्या यार तुम लोग सुनते हो? कुंदन लिए ना, ये मोह होगा अनुस्वर का वैल्यू की नो होगा, ये तुम समझिएगा अपने। इसका क्या बोले, यानी जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर होता है अगला वर्ण देते हैं। तो वो पर अनुस्वर है, का वर्ण के आगे वाला वर्ण कौन है? द है। तो द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? यानी तुमको दिमाग लगाना है। तो में आता है कि टोठो में, यानी इसमें आता है तो वर्ग में आता है। तो वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? ये वाला नो होता है। तो वर्ग का 5वां वर्ण तो यही बड़ी वाला नो होता है।
इसका मतलब कुंदन में हम ये भी लिख सकते हैं, कोहरसू का धानो दोनों कुंदन लिख सकते हैं। समझ ले रहे हो? इस तरह हम कोई भी उसका वर्ण के अगला स्टेप देखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि मूल हो जाता है, कुछ क्या होता है मूल होता है। जैसे संस्कृत लिखे, क्या संस्कृत लिखे, इसमें ये जो है ना ये स्वयं रह जाएगा, ये क्या होगा, ये हमेशा वही होगा, नियत हो जाएगा। अभी वही बता रहे हैं, नियत कई जगह होता है, कई जगह होता है, वही डीप समझो और इससे वर्ण विच्छेद अभी समझना, ठीक है ना। अब संयम बोल रहे हैं, क्या संयम, तो हम तुमको देखो संयम के बाद वर्ण देखना है, तो वर्ण की ये कोई वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कोई वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। यही कारण हम ये जो अनुस्वर है ना, इसका मान क्या होगा, अंग हो जाएगा, अंग होगा, यही मूल्य हो जाएगा, वही जो मूल है ना वही हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह जब आया तो बोला सर्वप्रथम हुआ कि कोई भी चीज को देखा तो उच्चारण किया। उस समय आदिवासी जब आया उस समय कोई जैसे कि मारने के लिए उच्चारण नहीं होता, आवाज, वही आवाज को ही हम लोग क्या कर दिए, ध्वनि, क्या कर दिए, ध्वनि कर दिए। ये आप समझना कि ध्वनि के किसको कहता है, ध्वनि बोलता है। जैसे उस समय जैसे कोई भी प्रहार किया तो उस पर चित्र बन गया, क्या इस ढंग का बना, इस ढंग का चित्र बन गया। तो इसको उच्चारण के लिए कोई बोला क्या, आ, क्या बोला, आ। हम कह नहीं सकते हैं कि इसको पहले क्या बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं। तो वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहा जाता है, ध्वनि। क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि क्या, तो तुम बोलेगा वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं। हम इसको देख रहे हैं या दूसरा लोग जानता, जैसे क्या लिए, क्या तो दिख न रहा है। जब आदिवासी प्रहार किया उस पर कोई आकर बोल दिया कि क्या जैसे वो बोला होगा, क्या तो देख रहा है, इसका चित्र है, इसको पहले बोल दिया है वर्ण, तो ये वर्ण है, ये लिख दिया कोई कि वर्ण है। ये जब वर्ण है तो इसको बोल दिया कोई कि, इसको बोला कि जब वर्ण है तो इसका उच्चारण किया, बोला कि वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि। ये वर्ण है, इसको देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहता है, ध्वनि, क्योंकि ये ध्वनि उच्चारण में कह रहा है। आप बोल दे कि जैसे बोले आ बोले, अभी बिना चित्र के द्वारा ये दिखा रहा था। अब क्या कि उस समय जैसे कि आदिवासी को कष्ट होता था, नहीं चित्र रहे, कोई वस्तु नहीं था, नहीं चित्र था, सिर्फ कष्ट में कहता था, जैसे आ कहा तो वो बोल रहा है, तो ध्वनि के मौखिक रूप को लिख देता था। जैसे कि कोई बोला आ जैसे बोला आ इस प्रकार दर्शा दिया ना, हम कह सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। ये ध्वनि उच्चारण कर रहा है, हम तो उच्चारण नहीं कर रहे, ध्वनि आ उच्चारण किए और जैसे इसको चित्र द्वारा का दर्शा दिए, तो हम कहते हैं ध्वनि के मौखिक लिखित रूप को क्या कहता है, लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण का परिभाषा आपको किसी भी तरह भी पूछ सकता है, कहेगा ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहता है, लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। याद रखना, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे बोले का बोले तो आपका दर्शाना पड़ेगा, जैसे एक का बोले तो दर्शा दिए, ये दर्शा दिए तो यही नहीं, मैं मौखिक बोल रहा था, मौखिक ना बोला, तो ये ध्वनि के, ये ध्वनि उच्चारण, ध्वनि मतलब आवाज, जो आवाज निकाले, उसके लिखित रूप को क्या कहता है, वर्ण कहता है। तो वर्ण समझ ना गया, वर्ण किसे कहते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यही लिखा है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहता है। और इस पर क्या कहता है, वर्ण के मौखिक रूप, वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, वर्ण है। जैसे का मेरा वर्ण है ना, जैसे बोले का बोले तो उच्चारण हो गया ध्वनि, तो वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि। उल्टा कर दो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो वर्ण के देखो, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि एक है। कोई दिक्कत समझने में, इतना पर से कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं कि वर्ण में कौन कौन मतलब कि संयुक्त है, मतलब कौन जोड़ा है, कौन अधूरा, वही बारे में आप समझते हैं, जिससे वर्ण विच्छेद हम लोग सीख जाएगा। जैसे बोल रहा है क्या कि वर्ण दो प्रकार के, वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे हम लिखे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण जो बोल रहा है, जिसका जैसे यर जो हुआ, और अंग को क्या कहा था, द्विगुण, यानी अयोगवाह वर्ण कहा था। क्या वो कहा था, अयोगवाह। कहेगा अयोगवाह वर्ण की कुल संख्या कितनी, आंसर बोलेगा 2 अंग और आ। और ये वो जो होता है ना आ, ये अदृश्य वर्ण है, कहेगा अदृश्य वर्ण की संख्या कितनी, 1, और वह कौन है, आ। अभी हम प्रूफ करते हैं कि ये सब बिना प्रूफ कर ले हमने छुट्टी देंगे, ठीक है। देखो जैसे बोलते हैं क्या, मैं बोले तो इसमें देखो, मैं बोल रहे हैं तो लास्ट में आन रहा है, ये मैं ऐसे लिखते हैं कि हलंत लगा कर लिखते हैं। हमेशा मैं जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो जब ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि हलंत लगाते नहीं है ना,
जब का लिखते हैं तो ये हुआ, मैं लिखते हैं तो ये हुआ, तो ये एक तरफ से अभी क्या है, संयोग है, इसके साथ एक वर्ण और आ रहा है, यही वर्ण को अदृश्य वर्ण कहा जाता है। अब इसको तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे, मैं हलंत प्लस आम। अब ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि ये मैं जो है ना एक संयुक्त है भी, और उसके साथ कौन संयुक्त कर रहा है, अदृश्य वर्ण। कोई भी वर्ण लेते हैं उसके साथ हमेशा कौन अकेला, यानी याद रख लो, अकेला वर्ण के साथ हमेशा कौन वर्ण आता है, आता। ये अकेला वर्ण है, और इसके साथ इसको जब संधि वर्ण विच्छेद करें, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, मोहलन ओ। ये अभी सीख लिया, तो कोई भी पृथ्वी पर का कोई भी शब्द देगा तो उसको डीप में तुम लोग ऐसे कर देगा वर्ण विच्छेद, कितना कठिन रहे, ये समझ में रहा। अब का कहेगा, का का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो का हलंत प्लस वो नहीं होगा। देखो का बोल रहे हैं तो हलंत वाला आ लिख दो, और आ लास्ट में उच्चारण रहा। अभी इसको प्रूफ करते हैं फिर से अच्छा से, पहले यहाँ देख लो, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी पूछेगा था, हमेशा बोलना, यानी 11 होता है, कितना 11। संस्कृत के अनुसार पूछ दे तब ये दोनों भी जोड़ा जाता है, तब क्या होता है 13। लेकिन अभी 11 लेते हैं। जैसे स्वर कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, स्वर ऐसे लिखते हैं। और स्वर की कुल संख्या कितनी, इसमें कुल कितना वर्ण है, 3 को 3 लिख दिए। इसमें देखो अदा सु है, वो है, रो है, इसके लिए हम 3 लिखे। और स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी, 11 है, 11 यानी कुल से गुना कर दो, ये वर्ण का 3 अक्षर और कुल स्वर को गुना कर दो, तो कितना हो गया, 11 33। 33 जो नया बन रहा है ये हमारा क्या होगा, व्यंजन। क्या होगा, कहेगा व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी, बोलना 11 33, यानी 33 क्या व्यंजन वर्ण, और इसमें 11 मेरा क्या है, स्वर वर्ण, और 3 जो है इससे हम ट्रिक निकाल दिए एक तरफ से। समझ में रहा, अब समझना है कि स्वर वर्ण क्या है, कि स्वर वर्ण का परिभाषा समझो। परिभाषा के अनुसार बहुत किताब में जो है ना डीप नहीं रहता और गलत भी रहता है। तो देखो स्वर वर्ण बोलता है क्या, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होता उस वर्ण को क्या कहता है, स्वर वर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं यह पृथ्वी पर अकेला है, क्या पृथ्वी पर अकेला है, यह किसी से संयोग नहीं किया। जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य दिखता है वह सूर्य की भांति मेरा क्या है, स्वर वर्ण। ये समझ रहे हो। अब व्यंजन और व्यंजन वर्ण ये समझना है, ये समझ गया था तो तुम ऐसे सीख गया। देखो देखो व्यंजन होता है, देखो सिर्फ क्या बोले हैं व्यंजन, एगो बोल रहे हैं क्या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम व्यंजन बोले तो वो अकेला पृथ्वी पर पाया जाएगा। जैसे बोल रहा है व्यंजन, क्या बोल रहे हैं अभी, व्यंजन ना, तो कहेंगे जिस वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होता उसे भी क्या कहते हैं, स्वर वर्ण के साथ साथ व्यंजन भी कहते हैं। देखो उसमें स्वर वर्ण बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होता उसे क्या कहता, स्वर वर्ण। यही कारण इस पृथ्वी पर अकेला सूर्य की भांति और पाया जाता। और जैसे हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा भी इस सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं। देखो व्यंजन बोल रहे हैं, अभी व्यंजन वर्ण नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, व्यंजन बोल रहे हैं, व्यंजन वर्ण नहीं। अभी हम बोल रहे हैं व्यंजन का परिभाषा क्या होगा, व्यंजन का, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होता उसे क्या कहता, व्यंजन। और उस व्यंजन को बनाने के लिए आपको उसमें क्या होगा, व्यंजन वर्ण में ही क्या होगा, हलंत लगाना पड़ेगा, तब आपका यह क्या होगा, सही होगा। जैसे क्या हलंत हो गया, च हलंत हो गया, ट हलंत, ये सिर्फ व्यंजन है, ये पृथ्वी पर अकेला है। आप इसको और तोड़ सकते हैं नहीं ना, इसीलिए ये मेरा क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन वर्ण का परिभाषा दे रहे हैं। अब किसका परिभाषा, व्यंजन वर्ण का। अब ये जो व्यंजन वर्ण लिखे हैं, व्यंजन वर्ण को ही क्या कहता, अक्षर कहता। तभी पूछता है कि अक्षर क्या है, अक्षर मतलब क्या, व्यंजन वर्ण को ही कहते हैं, व्यंजन को नहीं, व्यंजन वर्ण को ही अक्षर कहता है। आप समझना क्या, व्यंजन वर्ण क्या है मेरा, जैसे क्या ये है ना, इसका परिभाषा की कहता है। देखो अपने हम प्रूफ कर देते हैं कि इसका परिभाषा की बोल रहा है। व्यंजन वर्ण का परिभाषा ये नहीं बोलता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण आवश्यकता पड़े, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ता है उस वर्ण को क्या कहता है, व्यंजन वर्ण कहता है। जैसे अब एगो इसका एग्जाम्पल लिए क, ठीक, और एगो ले रहे हैं क हलंत। तुम ही बताओ किसमें स्वर वर्ण का आवश्यकता पड़ रहा है, तुम बताओ, इसमें तो आवश्यकता पड़ रहा है। देखो वो हलंत प्लस वो लिख सकते हैं, तो यही ना जो ई है स्वर वर्ण, एक कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। और ये जो हलंत वाला ये सिर्फ व्यंजन है, ये सिर्फ क्या है, व्यंजन है। इस तरह हम नहीं कर सकते हैं। व्यंजन अति व्यंजन है, व्यंजन वर्ण को कौन सहायता कर रहा है इसमें, स्वर वर्ण। लेकिन इसको आप तोड़ सकते हैं, तुम ही तोड़ कर देखो। जब इसमें कोई स्वर वर्ण हेल्प नहीं करता है तो पृथ्वी पर अकेले है। ये भी हम स्वर वर्ण की भांति हम इसका परिभाषा बना सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होता उस वर्ण को व्यंजन कहते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण नहीं कहते हैं। और जैसे हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ता है उस वर्ण को क्या कहता है, व्यंजन वर्ण। जैसे क ख ग, इसमें हलंत नहीं होगा, व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं होता।
और व्यंजन वर्ण को ही पृथ्वी पर अक्षर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब इस तरह तुम जैसे कोई भी ले लो, जैसे हम लिखे माँ जैसे लिख रहे हैं माँ, तो माँ लिखे तो व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है, कैसे अभी व्यंजन है या व्यंजन वर्ण है, ये कैसे पता लगाएंगे? इसको ये अगर टूट जाएगा, अकेला वर्ण हमेशा टूटता है, अगर टूट जाएगा समझ जाएंगे व्यंजन वर्ण। इसको हम तोड़ सकते हैं। मोह हलन, जैसे माँ लास्ट में आ उच्चारण रहा अदृश्य वर्ण वाला, तो माँ हलन प्लस आ नहीं लिख सकते हैं, वो हुआ मेरा स्वर वर्ण, और इमो मेरा क्या हुआ व्यंजन। यही कारण इस जब व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण सहायता करता है तो उस वर्ण को क्या कहता? व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत समझ में गया? स्वर वर्ण कहेगा तो हमेशा अकेला पाया जाएगा, व्यंजन वर्ण बोलेगा व्यंजन वर्ण को ही अक्षर कहता है, और या इसमें हलंत नहीं लगता है, और व्यंजन सिर्फ बोले तो इसमें हलंत लग जाता है। कोई दिक्कत? इस तरह अब एक मतलब देते हैं कि भाषा की छोटी इकाई को भी क्या कहता है? वर्ण। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन शब्द के छोटी इकाई को क्या कहता है? शब्द के छोटी इकाई को कन्फ्यूजन नहीं होना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण और शब्द के छोटी इकाई को क्या कहा? कोई शब्द लिए, शब्द जैसे क्या लिए? कमल। क्या लिए? कमल लिए, तो कमल का सबसे छोटी इकाई लिखना। तो क्या छोटी इकाई? इस शब्द ना है, हम क्वेश्चन क्यों बोले शब्द की छोटी इकाई? ये भी तो भाषा बोल नहीं सकते हैं। भाषा की छोटी इकाई या शब्द की छोटी इकाई कहते हैं। ये भाषा है मेरा कमल, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। आप देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं। इसको पहले वर्ण विच्छेद करो। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। अभी ट्रिक बताए ना, जो अकेले रहेगा उस वर्ण के साथ हमेशा कौन स्वर वर्ण हेल्प करने आता आता है, तो इसको अब तोड़ सकता है तुम। वो क्या करता है, तुम बच्चा सबको कहेगा ना कमल का वर्ण विच्छेद करो, वो डायरेक्ट की कहेगा को प्लस मो प्लस लो, ऐसे बहुत लिख देता है, लेकिन ओकरा बुद्धि नहीं है। देखो यहाँ कोई बुद्धि होगा कभी? ये संयुक्त है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब ही पूरी तरह उसको तोड़ो। क्या करो? पूरी तरह तोड़ो। ये भी संयुक्त है, और ये बिल्कुल क्या मेरा गलत है। जो स्टूडेंट ये नहीं सीखा तो वो संधि विच्छेद नहीं सीखता है सकता है। पहला नंबर तो ये समझ लो। और संधि विच्छेद बिल्कुल नहीं होगा इसके बिना। तो इसके लिए तुम देखो ये इसका सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा? देखो ये जब क है तो क अकेला है, अकेला है कि दो है? हमेशा दो है। जब क बोल रहे हैं तो लास्ट में देखो उच्चारण में क लास्ट में आ रहा है। हम बोल सकते हैं क हलंत प्लस आ लिख सकते हैं। इसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। प्लस अब ये माँ है तो माँ को नहीं लिख सकते हैं माँ हलंत प्लस आ। हम की बोले अकेला वर्ण में हमेशा कौन संयुक्त आता है? अदृश्य वर्ण, इसीलिए इसका नाम अदृश्य है। और लो को क्या लिख सकते हैं? लो हलंत आ। ये मेरा सही वर्ण विच्छेद हुआ। ये मेरा क्या है? सही वर्ण विच्छेद है। ठीक है ना? ये मेरा सही वर्ण विच्छेद है, और ये मेरा क्या है ऊपर वाला? गलत है। अब तुम लोग सुनता होगा कि इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में इसका करें तो इंग्लिश में कहने ना क्यों नहीं कमाल का इंग्लिश में के एम एल होता है, ऐसा तुम लोग सोचते हैं? यही कारण नहीं होता इंग्लिश में के एम एल, क्योंकि ये अदृश्य वर्ण के साथ हमेशा एगो स्वर आ रहा है। स्वर का इंग्लिश तुम लोग जानता है, हलंत वाला हम लोग इंग्लिश जानते हैं के होता है, लेकिन टीचर सब पढ़ागा कि को जो है लिखा है इसका इंग्लिश क्या होता है? के। अरे इसका इंग्लिश तो के ए होता है ना। कैसे? आप देखो प्रूफ नहीं हो रहा है। ये जखनी अखनी लिखे हैं क, इसका लिखे हैं क्या? क। इसको तो पहले तोड़ेंगे ना, क हलंत प्लस ओ में जब तोड़े तो के हो गया हलंत के लिए, वो का क्या होता है? ए। तो के मतलब ये हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट यही यार नहीं समझता। आप समझ ना गया? यही कारण अब जैसे हम लोग जो है ना कमल का इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? अब हलंत के लिए क्या लिखेंगे, और ओ के लिए क्या लिखेंगे? ए। और मो के लिए क्या लिखेंगे? एम। और ए के लिए ओ के लिए क्या लिखेंगे? ए। और लो के लिए क्या लिखेंगे? एल। और लास्ट में जो होता है वो विलुप्त माना जाता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना कुल वर्ण की कुल संख्या कितनी? 26। इंग्लिश में वर्ण की कुल संख्या कितनी? 26 लेटर है। और अब अगर हिंदी में कुल 52 करते हैं, हिंदी में कितना हुआ है वर्ण कुल? 52। 52 पुराने के लिए आपको ये 26 जो है 52 पुराने के लिए हिंदी के लिए आपको 2 वर्ण लेना होगा। यही लिए देखो इस को लिखते हैं को हलंत का लिख रहे हैं, इसके लिए हमेशा हमको क्या 2 वर्ण लेटर लेना होता, तभी 52 पूरेगा ये वर्ण के, और कोई भी चीज बराबर होगा तभी ना। यही कारण को पुराने के लिए हम क्या लिखते हैं? के ए। के ए मतलब समझ रहा है? जो टूट गया को मतलब हो गया को हलंत प्लस ए मतलब हो गया ओ। क्या हो गया? कोई दिक्कत है समझने में? इस तरह 26 से 52 पुराने के लिए हम 2 लेटर का यूज करते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उसको विलुप्त कर दिया जाता है इंग्लिश में। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम इंग्लिश होता है के प्लस ए एम एल। ठीक, इस तरह समझ ना गया? वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है,
ये बेस रहेगा ना तो संधि विच्छेद समानांतर सब डीप हो जाएगा। खैर अभी तो टाइम नहीं, वो सब पढ़ा दिए। ठीक है, इस प्रकार ऑफ होगा।